First of all, congratulations to all the candidates who have made it to the interview. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। स्केल 2 से स्केल 3 के लिए क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। इस वीडियो को देखें और सुने क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें हमने बोलकर बताई हैं जो आपको विजुअल्स में हो सकता है कि जो हम बात करना चाहते हैं वो न समझ में आए, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन वही स्केल 1 वाला भी हो सकता है क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है वो, कि टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद अदर बैंक अदर देन बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट योर करंट एंड पास्ट पोस्टिंग। Same reasoning that since you are through with the written examination means you have sufficient knowledge of the products of the bank, so there is no need to continue with the products. That is why they are coming directly to your aptitude. तो इसका आंसर ये रहेगा। देखिए, आपने स्केल 2 में हो सकता है कि बहुत जगह काम किया हो सकता है किसी दूसरे बैंक में भी काम किया हो, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, इसीलिए पास्ट पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो आपको यहाँ डिस्कस करना है। आपका स्केल ऑफ ब्रांच अभी अपग्रेड हुआ है कि लो हुआ? पहले आप स्केल 3 में थे, स्केल 3 की ब्रांच में थे और अभी स्केल 4 की ब्रांच में है, या पहले किसी जेडो में रहे थे या आरबीसी में रहे थे, तो वह सब चीज़ें मैटर करेंगी। यहाँ पे आपका जो रोल वहाँ उन असाइनमेंट्स में था वो आपको यहाँ डिस्कस करना है कि आप वहाँ क्या करते थे, आप अच्छा करते थे और आपकी कोई अचीवमेंट रही हो तो वो भी। ये अचीवमेंट ऐसी भी हो सकती है कि आपने कोई ऐसा प्रपोज़ल जो सेंक्शन कराया हो या ऐसा प्रपोज़ल आपने गार्नर किया हो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रपोज़ल रहा हो बैंक के लिए, आपको वो डिस्कस करना है। अपनी डेली रूटीन आपने यहाँ डिस्कस नहीं करनी है बिल्कुल भी, केवल अच्छी बातें जो इम्प्रेसिव बातें आपको वही करनी है जिससे इंटरव्यूअर का अट्रैक्शन बना रहे। दूसरे में क्या है? देखिए, दूसरे में फिर वही सेम बात आ रही है कि सीनियर कलीग्स के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है। आप अगर देखिए किसी प्राइवेट बैंक से यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में आए हैं स्केल 2 में, तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि वहाँ प्राइवेट बैंक में अच्छा होता था, यहाँ अच्छा नहीं होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वर्किंग कल्चर डिफरेंट था, यहाँ का उतना अच्छा नहीं है। ये चीज़ें नेगेटिव जाएंगी क्योंकि ये बैंक ऑफ इंडिया 1906 का बना हुआ है, तो काफ़ी डीप कल्चर है, काफ़ी अलग अलग सोसाइटी के लोग यहाँ काम करते हैं प्राइवेट बैंक में, और इसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, तो नहीं तो आपकी डिस्कशन जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है जो कि आपके फेवर में नहीं रहेगा। इसीलिए आपको अच्छी बातें करनी है अपने सीनियर कलीग्स के बारे में। हर एक में अच्छी खूबियाँ होती हैं, आपको सिर्फ वही हाईलाइट करनी है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे इंटरव्यूअर जो है वो मतलब कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन आपका ले। आपको अपने सीनियर कलीग्स का जो है कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है, और वो सब स्टाफ वगैरह भी हो सकते हैं या रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आपको वो डिस्कस करना है। और आपको उनके बिहेवियर से, उनके वर्किंग स्टाइल से आपने क्या सीखा वो भी आपको यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 3, देखिए इसमें सारे क्वेश्चन वही नहीं है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो स्केल 3 के हिसाब से बना है। अभी देखिए प्राइवेटाइजेशन में पीएसबीज को, पब्लिक सेक्टर बैंक को, अभी रिसेंट डेवलपमेंट थी जो बजट में प्राइवेट करने की बात हो रही है, आप इसको कैसे लेते हैं? आपको हमेशा ही किसी भी बात पे डिस्कस करना है उसको, न कि उसके कंक्लूजन पे जाना है। आपने हमेशा डिस्कस करना है कि प्राइवेट बैंक में कैसा कल्चर रहता है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ प्राइवेट बैंक, कैसे उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू रहता है एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो कैसा रहता है, उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो कैसी रहती हैं, उनका जो जॉब कल्चर है वो कैसा रहता है, वो सब बातें आपको डिस्कस करनी है। और
PSBs का कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी के अपग्रेडेशन में है, अपलिफ्टमेंट में है, वो आपको डिस्कस करना है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जितना PSB ने हेल्प किया है, PSB ने इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प किया है, अभी भी आजकल स्वावलंबन, PM स्वनिधि, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSBs ही आगे लेके जा रही हैं। प्राइवेट जनधन योजना और जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा, ये सब प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर ही आगे लेके जा रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको एक्नॉलेज करती है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये देखिए, ये सटीक क्वेश्चन है कि आपके लेवल का है, ये आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक्स प्रमोट करते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग को एग्रेसिवली। उनका आप अगर देखेंगे प्राइवेट बैंक्स की बैलेंस शीट में और प्राइवेट बैंक्स के प्रॉफिट में 50 से 60% जो प्रॉफिट रहता है डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, बिना किसी कट के, बिना किसी प्रोविज़न के, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के सेलिंग की, और जो डायरेक्ट कमीशन आया वो सीधा प्रॉफिट में, वो 60% तक रहता है। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है। तो आप इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, आइए हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स डिस्कस करनी है कि आप इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में और डिफरेंट प्रोडक्ट प्रमोशन में आप कैसे काम कर रहे हैं और इनकी सेलिंग कैसे आपके रिलेशनशिप को कस्टमर्स के साथ और स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपने कहीं पर भी ये नहीं बोलना है, कहीं पर भी ये डिस्कस नहीं करना है कि प्राइवेट वाले एग्रेसिवली सेल करते हैं तो हम उनसे कहीं पीछे हैं। प्रोडक्ट जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के पास भी सफिशेंट प्रोडक्ट हैं और हम हमेशा कस्टमर को पिच करते हैं कि कस्टमर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट ले, क्योंकि अगर हम पिच नहीं करेंगे तो कस्टमर कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है। हम उसको नीड अराइज कराएंगे, नीड फील कराएंगे तो प्रोडक्ट लेगा। और साथ ही हमें कंडम करना है इसको कि मिस सेलिंग जो प्रेशर में आती है उसको भी हमने रेज करना है पॉइंट को, और साथ में ये भी बोलना है जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और टोटली कन्विंसिंग के बाद करते हैं, कस्टमर को एग्री करने के बाद करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी हम बेचते हैं तो जिसमें कस्टमर का फ़ायदा है इसीलिए हम देते हैं, उसको फील कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटलाइजेशन आप बैंकिंग में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना टाइम में टेस्टिंग हुआ कि डिजिटलाइजेशन कैसा रहेगा, या बैंकिंग में ही डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, सभी सेक्टर्स में हुआ, पर बैंकिंग में डिजिटलाइजेशन तो काफ़ी पहले से है, तो इसका कोरोना टाइम में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसे इसका फ़ायदा मिला। देखिए, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, सब चीज़ों में डिजिटलाइजेशन है। तो ये बैंकिंग के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। बैंकिंग में क्या होता है, आपको लेन देन करना है पैसे का और डिजिटली तरीके से आपको लेन देन करना है, तो इन चीज़ों का एक्सेप्टेंस जो डिमोनेटाइजेशन के दौरान आया था और कोविड के दौरान इनको अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिला, अच्छे से एक्सेप्ट किया गया, इनके फ़ायदा उठाया गया। तो ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं कि कैसे पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया, कैसे ट्रांजैक्शंस जो है मल्टीफोल्ड हो गई कोविड के दौरान, और ये अभी ईयर ऑन ईयर ये इम्प्रूवमेंट ही होता जा रहा है, क्योंकि इसका इम्प्रूवमेंट ऐसा है ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी भी। फिर आइए, आपको अपने ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर रहे हो अगर कोई, AGM या ZM के साथ अगर आपने काम किया है, आपको उनका रोल कैसा, कितना चैलेंजिंग लगता है, उनका कोई एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपको डिस्कस करना है। आपको देखिए, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से पर्सनल फीलिंग्स में नहीं जाना है, बिल्कुल भी। आपको केवल और केवल उनका जो रोल है, जो मैनेजमेंट ने रोल डिसाइड किया हो, उसी के ऊपर डिस्कस करना है। आपको कभी भी पर्सनल फीलिंग्स को आपको बीच में नहीं लाना है। उनकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना है, उनकी डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी को, उनका कैसे कम्युनिकेशन होता है अपने नीचे के ऑफिसर्स के साथ, ऊपर के ऑफिसर्स के साथ कैसा रहता है,
कैसे वो पॉजिटिवली प्रेशर हैंडल करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। देखिए इसमें नेगेटिव्स भी जो डिस्कस किए हैं हमने पॉजिटिव तरीके से किए हैं कि कैसे वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, कैसे उनको बजट के बारे में जब बात की जाती है, परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाती है, तो वो कैसे बढ़ा चढ़ा के अपने आप को सामने लाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। और ये सब चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव इसमें नहीं लेना है, क्योंकि हर एक की लिमिटेशंस होती हैं। पर मैनेजमेंट जब बात करती है, मैनेजमेंट जब बजट डिसाइड करती है या अचीवमेंट की बात करती है, तो वो लोग जो कम से कम पॉजिटिव बोल तो रहे हैं वो सामने आते हैं, उनका एटीट्यूड सामने दिखता है, रादर कि उनके जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव बोलते हैं। फिर आप आ जाइए कि आपको क्या प्रेफर करेंगे अगर आपको स्केल 3 में प्रमोट कर दिया जाता है। आप ब्रांच मैनेजर बनना चाहेंगे, क्रेडिट इंचार्ज बनना चाहेंगे, एडमिन इंचार्ज बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? क्योंकि ये देखिए इस क्वेश्चन में आपकी कैपेबिलिटी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपकी लीडरशिप, आप रिस्क अवर्स हैं क्या है, सब कुछ सामने आ जाता है। इसको आपको ध्यान से देना है, इसका आंसर आपको ध्यान से देना है। आइए सुनते हैं। आपको यहाँ पे वो सब पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो याद रखने हैं जो आपने पीछे याद किया कि मैनेजर के बारे में क्या बोला आपने, अपने से सीनियर के बारे में, सुपीरियर के बारे में आपने क्या बोला। और आप अगर क्रेडिट इंचार्ज बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं तो क्यों, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप डिपॉजिट के हेड बनना चाहते हैं या एडमिन इंचार्ज बनना चाहते हैं, तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, तभी आप ये काम लेना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं। तो इसमें कहीं से भी आपको बुराई नहीं है कि आप एडमिन इंचार्ज बनना चाहते हैं तो आप क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपके पास लॉजिक है, आपके आंसर में, रिस्पॉन्स में दम है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिवली लिया जाएगा। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे ये बात अब सामने आएगी आपके एटीट्यूड को देखने की कि आप कैसे देखते हैं इसको, कि हमारे जोन में वैकेंसीज नहीं हैं पर फिर भी गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन चेक करने के लिए कि आप मैनेजर हैं या नहीं है, मैनेजमेंट क्वालिटीज आप में है या नहीं है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो देखिए। यहाँ पे सेम मेजर पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो है फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ पे आपको फोकस करना है। ये बैंक का नियम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है। फीमेल एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करने के लिए उनके ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, ये किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बेटरमेंट के लिए है, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए है। नेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी सभी के लिए है, वो सभी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। आप अपने करंट टेन्योर के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें डिस्टर्ब होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंटली आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर लॉजिक के साथ कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा चाहती है किसी को भी डिस्टर्ब कम से कम किया जाए, इसीलिए रियलिस्टिक बनना है आपको। जो आप कहना चाह रहे हैं वो सही से अपने शब्दों में लाइए उसको। ये एक और जो आपके लेवल का क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आप स्केल 4 की ब्रांच में एज ए स्केल 3 ऑफिसर ब्रांच मैनेजर बना दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इंटरव्यूअर के पास ये कभी अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करने की बात हो रही है। ये तो हमेशा से होता रहा है कि मैनेजमेंट ने स्केल 1 के बंदे को स्केल 2 की ब्रांच में या 3 की ब्रांच में मैनेजरशिप दे दी, या स्केल 4 ब्रांच में स्केल 2 का बंदा क्रेडिट इंचार्ज है, बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है। ये हमेशा से रहता है, पर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का लॉजिक सिर्फ यही रहता है कि
आपका एटीट्यूड क्या है। देखिए इसमें आपको कैसे आंसर करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ब्रांच बिजनेस मिक्स मैटर करता है, पर उससे ज़्यादा बड़ी जो बात होती है ये टीम की होती है। तो आपका आंसर ऐसे होना चाहिए कि टीम अगर अच्छी है तो ब्रांच बिजनेस मिक्स स्केल 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो। अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप हमेशा से ही अच्छा काम करेंगे। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो कैसा है, पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा हर ब्रांच में, हर इन्वायरमेंट में पॉजिटिव देखना चाहिए, और आपको इंटरव्यू में भी यही प्रोजेक्ट करना है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के पर्सन हैं। लार्जर द ब्रांच, मोर कस्टमर बेस, मोर अपॉर्चुनिटीज़, ये इस तरीके से आप अगर प्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब आप पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। और चैलेंजेस भी उसी को मिलते हैं जो ब्रेव होता है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली रखें, पॉजिटिवली दिखाएं, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, हाउ आर यू बेटर देन योर अदर कलीग्स। देखिए इसमें फिर वही बातें हो जाएंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है आपके बारे में आपसे ज़्यादा बोलती है। आपको शब्दों का चयन ज़्यादा हवाई बातों में नहीं करना चाहिए, आपको शब्दों का चयन सटीक करना चाहिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट आपको प्रोजेक्ट नहीं करना है अपने आप को। आपको अपनी ही बातें करनी है, आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज शो करनी है, स्ट्रेंथ दिखानी है वहाँ पे। दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं बताना है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको वो भी यहाँ बता सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स का आपको एक्सपीरियंस है जो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। आप अपना कोई अच्छा अचीवमेंट बता सकते हैं कि जो आप ही का अचीवमेंट हो, किसी और के पास कम हो, ऐसी बात आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने एक और बात ऐड की है जो काफ़ी गहन है, वो है स्केल 3 इज लास्ट इन मिडिल मैनेजमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है आप समझिए। जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1, मिडिल मैनेजमेंट स्केल 2 और स्केल 3। स्केल 3 का आदमी जो है लाइजनिंग करता है लोअर मैनेजमेंट के साथ और अपर मैनेजमेंट के साथ, इसीलिए जो उसका रोल रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्केल 3 एंड अबव। तो इसीलिए अगर आप स्केल 3 के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप मिडिल मैनेजमेंट क्रॉस करने जा रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट से भी ऊपर की सीढ़ी आप चढ़ने जा रहे हैं, तो आपको अपना नज़रिया वैसे ही रखना होगा। तो आपको शुभकामनाएं दोबारा से, आप अच्छे से इसमें इंटरव्यू में काम करें और नए स्केल में जल्दी से जल्दी पहुंचे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।